हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुकुश स्वाहा। तो यह है मास्टर बैच 2.0 का लेक्चर नंबर 8 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड सर्कुलर मोशन। तो इस क्लास में हम सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन के टीजीटी और पीजीटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जो थियरी का लेक्चर था उसको हमने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है सप्लीमेंट्री लेक्चर्स का। तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज या सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज लाइज एट जियोमेट्रिकल सेंटर। मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है, क्या वो एक्चुअल में उस बॉडी का जो सेंटर होता है जिसको हम जियोमेट्रिकल सेंटर बोल रहे हैं, क्या हमेशा ये उसी के ऊपर लाई करता है। दूसरा है ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, हमेशा बॉडी के अंदर ही होता है। तीसरा है ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, हमेशा बाहर होता है, उस ऑब्जेक्ट के बाहर उसका सेंटर ऑफ मास होता है। और ऑप्शन डी है इट मे बी एनीवेयर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब अगर आपने थियरी वाले लेक्चर को देखा होगा, सप्लीमेंट्री लेक्चर को देखा होगा, तो इसके बारे में आपको चीज़ें पता होंगी कि कब वो जियोमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है या फिर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास जस्ट एक मैथमेटिकल पॉइंट है। सेंटर ऑफ मास जस्ट एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ किसी भी बॉडी के डायनामिक्स को स्टडी करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ना, तो ये जो सेंटर ऑफ मास होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के, जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड स्फीयर है, तो इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर होगा जियोमेट्रिकल सेंटर, वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये सॉलिड स्फीयर की बजाय ये हॉलो स्फीयर है, तब भी जो इसका सेंटर ऑफ मास होगा वो इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर होगा। अब आप देखिए, ये सॉलिड स्फीयर जब है और ये हॉलो स्फीयर जब है, दोनों ही केस में अगर इसका सेंटर ऑफ मास जियोमेट्रिकल सेंटर पर लाई कर रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें तो मास है, इसमें जहां पर सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वहां पर मास है क्योंकि ये पूरा सॉलिड है। लेकिन ये हॉलो है और इस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है वहां पर इसका सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास ऐसी जगह पर हो सकता है जहां मास हो, और जहां मास ना भी हो ऐसी जगह पर भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम एक एग्जांपल ले लें रिंग का, ये कोई रिंग है, इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इसके जियोमेट्रिकल सेंटर पर यहाँ होता है और यहाँ पर भी कोई मास नहीं है। तो जहाँ मास नहीं है वहाँ भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है और जहाँ है वहाँ भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर होगा ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर हम इस तरह के शेप को अगर इमेजिन करें, आप देखिए इस तरह के शेप की अगर हम बात करें तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बाहर भी हो सकता है, इस बॉडी के अंदर भी हो सकता है, मास वाली पोजीशन पर भी हो सकता है, बिना मास वाली पोजीशन पर भी हो सकता है। ठीक है ना, ये जस्ट एक मैथमेटिकल पॉइंट है जो कैलकुलेशन करने से आता है। इसका ऑब्जेक्ट के रियल किसी पॉइंट पर जहां मास हो वहां पर हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, अंदर भी बाहर भी, मास वाली जगह पर भी, बिना मास वाली जगह पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m moves with constant speed along a circular path of radius r under the force F, then its speed is। करें कि कोई एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है और कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वही स्पीड हमें बताना है। और ये आर रेडियस, ये जो सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो है आर, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स कितना है, एफ। आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेंटर की ओर एक फोर्स लगता है जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन में वो सेंट्रीपेटल फोर्स दिया हुआ है एफ। ठीक है, मास है ऑब्जेक्ट का एम और इस सर्कुलर पाथ का रेडियस है आर। आपको बताना है कि जिस स्पीड से ये घूम रहा है वो, ये वेलोसिटी हम दिखा रहे हैं, इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड हमें यहाँ पर बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो आपके पास फार्मूला है सेंट्रीपेटल फोर्स का, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला है।
क्वेश्चन में यहाँ लीनियर स्पीड की बात हो रही है, एंगुलर स्पीड जैसा कुछ नहीं बोला है, यानी कि हमें ये फार्मूला लेकर चलना चाहिए। तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, यहाँ से हम v निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर और अपान में m इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हम v की वैल्यू निकाल लेंगे, v इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एफ आर अपान में m। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन इतना आसान जो आपको लग रहा है, ये एग्जाम में पूछा गया है, बट आज टाइम की कमी की वजह से हम यहाँ पर मेंशन कर नहीं पाए, उसका टाइम नहीं मिल पाया कि ये टीजीटी या पीजीटी के किस एग्जाम का, ये किस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अपने मन से इसको हमने ऐड नहीं किया है। तो अंडर रूट एफ आर अपान एम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, A car is moving along a circular path of radius 500 मीटर with speed 30 मीटर पर सेकेंड, यानी सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है। सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, 500 मीटर, r इज इक्वल टू 500 मीटर, और स्पीड कितना है, स्पीड है ऑब्जेक्ट का 30 मीटर पर सेकेंड। करें कि स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पता ना, स्पीड के बदलने का जो रेट होता है या वेलोसिटी के बदलने का जो रेट होता है उसी को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। तो स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से बदल रहा है, दैट मींस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां दिया हुआ है। ठीक है ना, तो स्पीड के बदलने का रेट का मतलब समझ रहे हैं, अगर स्पीड v है तो dv बाई dt, स्पीड के बदलने का ये जो रेट है ये दिया हुआ है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और स्पीड के बदलने का जो रेट है वो एक्चुअल में एक्सीलरेशन है। ठीक, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, और यहां पर पूछ क्या रहे हैं, एक्सीलरेशन पूछ भी रहे हैं। देखिए ये सवाल थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है आपको कि स्पीड के बदलने का रेट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको पता है कि स्पीड के बदलने का रेट जो है वो एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन में आपसे एक्सेलरेशन पूछ ही रहे हैं सीधे सीधे। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दें, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन करता है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है। एक तो वो कि जब ये ऑब्जेक्ट आपका एक कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा हो, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो यहां पर एक्सीलरेशन होता है वो आपका सेंटर की ओर सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होता है। ठीक, लेकिन अगर ऐसा सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें स्पीड जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, यानी कि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपेटल फोर्स के साथ साथ, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के साथ साथ एक और एक्सीलरेशन आ जाता है जो स्पीड के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो स्पीड के बदलने की वजह से आता है, यानी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की वजह से आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका रेट है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो सर्कुलर मोशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और ऐसे में ये वाला जो एक्सीलरेशन आ रहा है वो आपका है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, और इसके अलावा v दिया हुआ है और r दिया हुआ है। तो अगर v और r दिया हुआ है तो आप देखिए, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें दोनों तरह का एक्सीलरेशन है, सेंट्रीपेटल वाला भी और टेंजेंशियल वाला भी। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा। ठीक है ना, डिटेल में इसको समझने के लिए आप सप्लीमेंट्री लेक्चर देख लीजिए, उसमें इन चीज़ों को हमने और 2 एक्सीलरेशन भी साथ में हमने डिस्कस किया है, वहां पर ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हो गया स्पीड के डायरेक्शन में, और इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, जिसका फार्मूला आपको पता ही है, v स्क्वायर अपान r या फिर r ओमेगा स्क्वायर होता है। तो हमें v और r पता है तो हम यहाँ से निकालेंगे। v स्क्वायर करेंगे, v स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, साथ में 2 जीरोज होंगे, और अपान में r मतलब ये हो गया 50, तो सॉरी 500, इससे ये डिवाइड, इससे ये डिवाइड, कितना हो गया, ये हो जाएगा 5, यानी कि ये हो गया आपका 1 और 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है वो है 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपेटल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो हमें निकालना होगा इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, और रिजल्टेंट निकालने के लिए आपके पास वेक्टर का फार्मूला है ही कि जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका फार्मूला, उनका रिजल्टेंट क्या होगा,
ए इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 2ac at और कॉस थीटा, और थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 रखेंगे, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी अंडर ए सी स्क्वायर प्लस अंडर ए टी स्क्वायर, ये जो है यही आपको फाइनल एक्सेलरेशन देगा। तो ए इक्वल टू अंडर सेंट्रीपेटल कितना था 1.8 का स्क्वायर, और प्लस में ये आपका जो टेंजेंशियल था वो था 2, तो 2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको ध्यान देना होगा कि दो तरह के एक्सेलरेशन की बात होती है, अगर यूनिफॉर्म है तो सिर्फ सेंट्रीपेटल, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो सेंट्रीपेटल भी है और टेंजेंशियल भी है। टेंजेंशियल किसकी वजह से आता है, स्पीड में वेरिएशन की वजह से, और यहाँ क्वेश्चन में टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन दिया था लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया था, और सेंट्रीपेटल वाला हमने इन दोनों की हेल्प से निकाल लिया, और दोनों का रिजल्टेंट हमने निकाला क्योंकि दोनों बिल्कुल क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं और दोनों वेक्टर हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला यूज किया, तो आ गया कितना 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी आपका टीजीटी और पीजीटी का एग्जाम होगा, आप देखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी होगी कि वहां पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हम नहीं कर सकते कि ये पूछा ही जाएगा, ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम का इतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि क्वेश्चंस का लेवल देख करके और बार बार जिस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मान लीजिए आप आईआईटी जेईई और नीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको एकदम श्योर हो जाना चाहिए कि टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चंस की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच क्वांटिटी रिमेन्स कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सी क्वांटिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है, कौन सी क्वांटिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट रहती है। तो आपको पता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको क्यों बोलते हैं, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एक पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम कह रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या यूनिफॉर्म रहता है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म रहता है, वेलोसिटी नहीं। स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहता है या फिर कांस्टेंट रहता है, बल्कि अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये वेरी करता है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, और सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर जाएंगे ये डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर जाएंगे ये डायरेक्शन है, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो अगर स्पीड का डायरेक्शन बदल रहा है दैट मीन्स वेलोसिटी बदल रही है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड, अगर आप देखिए वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैग्नीट्यूड बदला तब भी वेलोसिटी बदल गई, डायरेक्शन बदला तब भी वेलोसिटी बदल गई, दोनों बदल गए तब भी वेलोसिटी बदल गई। तो यहां पर सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो लगातार बदल ही रहा है, तो मैग्नीट्यूड अगर नहीं बदलता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी बदल रही है। और वेलोसिटी का ये जो मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट है, इसी को तो हम स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही स्पीड बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है। और इस क्वेश्चन के इस ऑप्शन में कहीं पर भी स्पीड नहीं दिया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिए, स्पीड के ऊपर यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी यहां पर जरूर मिलेगी, और वो क्वांटिटी क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी, जिसका फार्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी नहीं बल्कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जिसको हम स्पीड कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर डिपेंड करती है, और स्पीड यहाँ कांस्टेंट है, दैट मीन्स आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। थोड़ा सा ट्रिकी था, अगर स्पीड दे देता तो मुझे लगता है सभी लोग कर लेते, बट काइनेटिक एनर्जी देने पर थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इस बात को ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड मिनट्स हैंड ऑन अ क्लॉक। किसी एक घड़ी में जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है, उनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है आपको, उनका जो कोणीय वेग है उसका अनुपात निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है किसी भी क्लॉक में, किसी भी घड़ी में, अगर हम घंटे वाली सुई की बात करें, आवर वाले हैंड की बात करें, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी एक पूरा चक्कर लगाने में जो टाइम लगाती है वो कितना होता है,
एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है घंटे वाली सुई? 12 घंटे, ठीक है ना, 12 घंटे। और अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें, मिनट वाली सुई कितना टाइम लेती है एक पूरा चक्कर करने में? तो मिनट वाली सुई का जो टाइम पीरियड है वो होता है आपका एक पूरा चक्कर करने का मतलब कितना, 1 घंटे। 60 मिनट कर लीजिए या फिर 1 घंटे कर लीजिए। और आपको एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो चाहिए, तो फार्मूला याद रखें, T इज इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, ये फार्मूला होता है। यहाँ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और T जो है टाइम पीरियड है, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया क्या, 2 पाई T। इसका मतलब अगर हम ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 करें तो ये देखिए रेसिप्रोकल है, इससे हम यही निकाल सकते हैं कंक्लूजन, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान टी। तो ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 इज इक्वल टू T2 अपान T1, उल्टा है ना, T2 अपान T1 हो जाएगा। और T2 ये मिनट वाले का है, ये किसका है, मिनट वाले का। मिनट वाले का कितना है 1, और ये घंटे वाले का कितना है 12। इसका मतलब ओमेगा 1 अपान ओमेगा 2 मतलब आवर वाले और मिनट वाले जो हैंड्स हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटीज का रेशियो आ जाएगा 1:12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि घंटे वाली सुई का जो टाइम पीरियड है या आवर्तकाल है वो 12 घंटे है, 24 घंटे नहीं है। 24 घंटे में यानी एक दिन में वो पूरा 2 बार घूम जाती है, तो हमें एक ही बार का लिखना है जिसको हम आवर्तकाल या टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम आर 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप एंड माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी क्या क्या दिया हुआ है आपको, एक मास दिया हुआ है 100 ग्राम, एक मास है 100 ग्राम, दूसरा मास क्या दिया हुआ है, दूसरा मास है 300 ग्राम। पहले वाले मास का पोजीशन वेक्टर यानी वेक्टर R1 कितना दिया हुआ है, यह है 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। ठीक है, और दूसरे वाले की अगर बात करें वेक्टर R2 की, तो ये कितना है, ये है माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, और आपसे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन पूछ रहे हैं। तो अगर कोई भी दो आपको मासेस पता हो M1 और M2 और उनका पोजीशन वेक्टर पता हो R1 और R2, R1 और R2, तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा RCM, उसके लिए आपके पास फार्मूला है RCM इज इक्वल टू क्या, M1 R1 प्लस M2 R2 अपान M1 प्लस M2। ये फार्मूला आप याद रखें, क्योंकि अगर आपसे वो सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की बजाय वेलोसिटी पूछते तब भी ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं एक बार डिफरेंशिएट करके। अगर वो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन पूछते हैं तब भी आप ये फार्मूला यूज करते हैं एक और बार डिफरेंशिएट करके। अगर उसके ऊपर लगने वाला फोर्स पूछते हैं तब भी आप इसको, इस फार्मूले को जो आप एक बार डिफरेंशिएट किए होंगे दूसरी बार एक्सीलरेशन के फॉर्म में, उसको आप फोर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी इस क्लास में हम करेंगे जिसमें हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे फोर्स के टर्म में लिख करके। ठीक है, तो यही फार्मूला है, आपको सारी बस वैल्यूज रख के यहाँ पर कैलकुलेट करना और कुछ है नहीं इसके अंदर, तो कर ही देते हैं इसको। ये 100 है M1 और R1 की जगह पर ये पूरा हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 13k कैप, ये है आपका। और प्लस M2 कितना है 300 और R2 की जगह पर ये माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप और डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और M1 प्लस M2 मतलब दोनों मासेस का सम 400 आ जाएगा। पहली बात तो यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो जीरोज को सारे हटा दीजिए तो छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और ये तो एज इट इज आ गया आपका 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 13k कैप। ठीक है, यहाँ पर और ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 18i कैप और प्लस 12j कैप और प्लस 4k कैप। ठीक है, सॉरी नहीं, ये 12 हुआ और ये 6 हो जाएगा, 6k कैप, और अपान में कितना है 4। बस इसी को सिंप्लीफाई करिए, 2 माइनस 18 करेंगे माइनस 16 आएगा। माइनस 16 वाले दो ऑप्शन है, इन्हीं में से कोई एक करेक्ट होगा। अगला देखिए 5j कैप प्लस 12j कैप 17j कैप, तो 17j कैप प्लस में यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे भी चेक कर लीजिए, प्लस 13k कैप प्लस 6k कैप कितना हो जाएगा, ये 21, एक मिनट, ये प्लस 13k कैप है और प्लस में 6, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर ये 7 आना चाहिए क्योंकि इसमें भी 7 दिया है, इसमें भी 7 दिया है, तो ये दो पार्ट अगर मैच कर रहे हैं तीसरा भी मैच करेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली वैल्यू किस में हो, माइनस में हो। यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस, यहाँ पर माइनस होगा तो 3 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 6 और प्लस में 13 और माइनस में 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 7k कैप और अपान में 4। ठीक है ना, तो यही चीज़ आप इसमें सही कर लीजिएगा, ये माइनस होगा। बस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूले का इसमें यूज़ था, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं।
चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस थोड़े से आज ज़्यादा हैं, आई थिंक 20 या 21 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को विद इन दी टाइम कंप्लीट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर, मतलब एक सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए तो दिमाग ज़्यादा तेज काम करेगा कि ये दिया हुआ है तो क्या निकालना है और क्या फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर और 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। देखिए यहां पर दिया हुआ 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2 चक्कर पूरा हो रहा है। सर्कुलर पाथ पर 1 सेकेंड में 2 चक्कर पूरा हो रहा है। और आप ध्यान रखें, अगर ये आपको ये डिफिनीशन याद है फ्रीक्वेंसी की, ये होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या रोटेशन, या फिर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन या जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और दूसरा भी आप याद रखें, टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन इन 1 रिवोल्यूशन या 1 रोटेशन या 1 साइकिल। एक साइकिल या एक रिवोल्यूशन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे, और 1 सेकेंड में जितने रिवोल्यूशन होते हैं उनकी संख्या को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो ये 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड क्या है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। एक्सेलरेशन पता करना है, रेडियस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन कैसे पता कर सकते हैं? तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फार्मूला है सेंट्रीपिटल, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से तो नहीं हो पाएगा लेकिन यहाँ से चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि ओमेगा आपको पता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। इसी को हम 2 पाई 1 अपान टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, 1 अपान टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 अपान टी को n बोल देते, तो ये हो जाता आर, और ये 2 पाई n का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाता है? ये 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एन। आर और एन की वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 4 पाई स्क्वायर, और आर मतलब रेडियस, सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना? सर्कुलर पाथ का रेडियस है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको जो एक्सेलरेशन चाहिए वो मीटर पर सेकंड में, तो इस 25 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जाकर के मीटर में कन्वर्ट हुआ है, और उसके बाद n मतलब रिवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी n की वैल्यू है 2। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 25 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 आ जाएगा। इस 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया? 2 पाई स्क्वायर। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 पाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2 cars having masses m1 and m2 moves in circle of radii r1 and r2। 2 कार हैं, उन कारों का मास दिया हुआ द्रव्यमान m1 और m2 है, और वो r1 और r2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। ठीक है ना, 2 कार हैं और उनके मासेस जो हैं वो अलग अलग हैं, m1 और m2, और वो r1 और r2 रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं। इफ दे कंप्लीट द सर्कुलर पाथ या सर्कुलर मोशन इन इक्वल टाइम, अगर वो दोनों एक पूरा चक्कर करने में सेम टाइम लेते हैं, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि T1 इज इक्वल टू T2। सेम टाइम में अगर वो एक चक्कर पूरा करते हैं, इसका मतलब कि एक चक्कर पूरा करने में लगा टाइम सेम है, जिसको हम आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड बोलते हैं। तो T1 इज इक्वल टू T2। करें फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटीज, यानी ω1 रेशियो ω2। ठीक है ना, T1 और T2 दोनों के लिए सेम है, मास अलग है, रेडियस अलग है, हमें ω1 और ω2 का रेशियो चाहिए। तो फार्मूला पता है, T इज इक्वल टू क्या होता है? T इक्वल टू होता है 2 पाई बाई, T1 इक्वल टू T2 से आगे बढ़ते हैं, 2 पाई बाई ω1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ω2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ω1 रेशियो ω2 निकालें, तो ω1 रेशियो ω2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई बाई 2 पाई, यानी कि ये आ गया कितना? 1:1। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटीज का जो रेशियो है वो इनके मास और इनके रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर ये एक चक्कर पूरा करने में बराबर टाइम ले रहे हैं, और ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है, आप सोचिए जरा, चाहे इनका रेडियस या मास कुछ भी हो,
एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि कितना ये रोटेट हो रहा है ना। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कितना एंगल ये पर सेकेंड में कवर कर रहा है। तो अगर ये पूरा एक चक्कर घूम रहा है, ये भी पूरा एक चक्कर घूम रहा है बराबर टाइम में, इसका मतलब सेम एंगल ये बना रहे होंगे ना पर सेकेंड में, तभी तो ये 360 डिग्री बराबर टाइम में कवर किया इन्होंने। ठीक है, तो ये कॉमन सेंस की भी बात है। अगर ये हिट कर गया तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूले से आ जाइए, आपका इसका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉमन सेंस यूज होता है, डायरेक्ट हम आंसर बता सकते थे, बट ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है तो 1-2 सेकंड का टाइम आप देंगे तब भी आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इन अ conical pendulum in which length of thread is L and the thread is at an angle theta with vertical, then its time period is। इसको तो हमने आपको जो सप्लीमेंट्री लेक्चर है उसमें हमने इसको डिस्कस किया था कि 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका सिंपल पेंडुलम और एक होता है आपका कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक जगह से ऐसे नीचे जाता है और ऐसे यहाँ पर सरफेस पर सर्कुलर मोशन करता है और कुल मिला के एक कोन, यहाँ पर इसका जो थ्रेड है ये कोन बनाता है यहाँ पर, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये सर्किल भी बनाता है, और ये क्या करता है अपनी जगह से टू एंड फ्रो मोशन करता है इस तरह से। तो ये है आपका सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये है आपका सिंपल पेंडुलम और ये है आपका कोनिकल पेंडुलम, कोन बनाता है कोनिकल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम की अगर हम फार्मूले की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, एक चक्कर पूरा करने वाला, तो सिंपल पेंडुलम का तो याद ही होगा, टी इज इक्वल टू, ये तो डायमेंशन में बार बार यूज होता है, परसेंटेज एरर में बार बार यूज होता है, टी इक्वल टू 2π/L/G। और ये क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल पर ये घूम रहा हो इस तरीके से, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2π/L cos θ/G, L cos θ/G। तो ये फार्मूला याद रखें, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे आपसे फार्मूला ही पूछा था। तो 2π/L cos θ/G यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, और इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 3t। ये ध्यान रखिए, लीनियर स्पीड है, एंगुलर स्पीड नहीं, ओमेगा नहीं, v दिया हुआ है, और जो v है वो है 3 × t। अगर टाइम बदलेगा तो v बदलेगा, अगर टाइम बदलेगा तो v बदलेगा। तो आप बताइए कमेंट करके कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। v इक्वल टू 3t दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि आपको इसमें रेडियल एक्सिलरेशन बताना है एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पर आपको रेडियल एक्सिलरेशन बताना है। और रेडियल एक्सिलरेशन का मतलब क्या? रेडियस के अलोंग जो एक्सिलरेशन काम करता है जिसको हम सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन बोलते हैं, है ना। रेडियस के अलोंग जो एक्सिलरेशन काम करता है उसको हम सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन कहते हैं। तो आप बताइए कि ये जो v इक्वल टू 3t दिया हुआ है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dv/dt, तो हमें यहां से मिलेगा कितना? 3 मीटर पर सेकेंड। क्या मिलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। और ये जो वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करने से एक्सिलरेशन आया, आप जानते हैं कि ये एक्सिलरेशन को हम बोलते हैं क्या? टेंजेंशियल एक्सिलरेशन, है ना। सर्कुलर मोशन में अगर सर्कुलर जो मोशन हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, यहां पर देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, टाइम बदलेगा तो वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के बदलने की वजह से, वेलोसिटी के वेरिएशन की वजह से जो एक्सिलरेशन आता है उसको हम टेंजेंशियल एक्सिलरेशन बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन जो होता है वो वेलोसिटी के अलोंग होता है, यानी उसके डायरेक्शन में या उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर आपसे पूछा था इन्होंने रेडियल एक्सिलरेशन, जिसको हम सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है सेंट्रीपेटल एक्सिलरेशन सेंटर की ओर होता है, इसीलिए हम इसको सेंट्रीपेटल भी बोलते हैं, या रेडियस के अलोंग है इसीलिए इसको हम रेडियल एक्सिलरेशन भी बोलते हैं। बाकी जो आपका टेंजेंशियल है वो आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ये आपका टेंजेंशियल एक्सिलरेशन है। तो ये चीज़ से कोई मतलब है नहीं, इससे कोई फायदा है नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए था। हमसे रेडियल पूछा है तो इससे कोई लेना देना नहीं। तो ए सी इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आपको पता है v² अपॉन r होता है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? v² अपॉन
आर, ये एक्चुअल में ये इस चीज़ का तो यूज होगा यहाँ पर, इसका कोई यूज नहीं होगा। तो ये हो गया v की वैल्यू कितनी है 3t, यहाँ रख दीजिए 3t स्क्वायर और अपान में r कितना हो गया 9t स्क्वायर अपान में r। अब आपको ये जो रेडियल एक्सेलरेशन आपने निकाला है वो कब चाहिए, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर। तो t इक्वल टू 5 सेकेंड के लिए आप इसमें t की वैल्यू 5 रख दीजिए, आपको t इक्वल टू 5 सेकेंड पर रेडियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। यानी a रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9 इंटू ये 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और अपान में रेडियस कितना है सर्कुलर पाथ का 30 सेंटीमीटर। कितना है 30 सेंटीमीटर है ना। तो ये जो 25 है वो किस में है, टाइम, अच्छा वो तो टाइम है, तो इसका मतलब 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, तो ये 0.30 मीटर हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9 होता है, लेकिन ये 0.3 है तो ये 10 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 10 होगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 250 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मात्रक का भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन का आंसर आपको मतलब इस तरह से देते हैं, ये ऑप्शन देते हैं कि गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो 3 था, ये जो आपकी वैल्यू जो आपने यहाँ पर रखी हो 30 जो था ये सेंटीमीटर में है और आपको आंसर जो है वो मीटर पर सेकेंड में बताना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे कितना 0.30 मीटर। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व किया 250 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये वाली कहानी को आप याद रखें कि वेलोसिटी जब टाइम के साथ बदलता है तो उससे जो एक्सेलरेशन निकालते हैं वो उसका फार्मूला यही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का, और ये हमारा रेडियल या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है सेंटर की ओर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एकदम उल्टा पूछ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो आपने कहा था कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन ऑप्शन में स्पीड नहीं था, तो हमने देखा कि स्पीड पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी काइनेटिक एनर्जी मिल गई। इसमें अब उल्टा पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहती यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहती ये हमें बताना है। ऑप्शन है स्पीड, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक, देखिए अगर हम बात करें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए तो उसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि डायरेक्शन हमेशा हर पॉइंट पर बदल रहा है, डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदल रहा है। ठीक, अब आप बताइए अगर वेलोसिटी बदल रही है डायरेक्शन की वजह से, तो जो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन काम करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। मैग्नीट्यूड तो इसका फिक्स है, ए सी इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर, मैग्नीट्यूड तो एक्सेलरेशन का भी फिक्स है, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर कभी इधर है तो कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है। भले ही सेंटर की ओर डायरेक्टेड है, सेंटर की ओर डायरेक्टेड तो है, लेकिन हर बार आप देखिए अगर कोई यहाँ से कहे कि तो इसका डायरेक्शन जो है ये पश्चिम की तरफ है, इसका डायरेक्शन जो है साउथ की तरफ है, इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है, डायरेक्शन लगातार एक्सेलरेशन का बदल रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की अगर बात करें, इन्होंने कहा कि डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट नहीं रहता, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स की बात करें तो फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपान आर। तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की ओर लगता है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड इसका भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन हमेशा लगातार बदल रहा है, बट क्वेश्चन में इन्होंने मैग्नीट्यूड करके दे दिया था, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, सॉरी ये तो कांस्टेंट है, हमें चाहिए वो जो कांस्टेंट नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका, जो कांस्टेंट नहीं है वो क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट क्या नहीं है, वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 1 मीटर एट द रेट 5 साइकिल पर सेकेंड। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर, सर्कुलर पाथ का रेडियस है 1 मीटर, और 5 साइकिल पर सेकेंड के रेट से जो स्पीड है वो सॉरी जो रोटेशन हो रहा है, जो रोटेशन हो रहा है 5 साइकिल पर सेकेंड के रेट से हो रहा है, यानी 5 साइकिल पर सेकेंड, और 5 साइकिल एक सेकेंड में जितने
साइकिल कंप्लीट होते हैं या रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आपको बताना क्या, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की वैल्यू सेम होती है, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है ना। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन सेंटर की ओर लगता है अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन बाहर की तरफ, है ना। मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो फार्मूला वही है, AC इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की जगह पर आप ये फार्मूला लिख लीजिएगा, ये आर, ओमेगा की जगह पर हो जाएगा 2 पाई n और इसका होल स्क्वायर। आप इसमें वैल्यू करके वैल्यू सबकी रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन इसमें मैच कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इसको छोड़ रहे हैं, सेम क्वेश्चन हमने पीछे अभी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। When an object is moving with a uniform speed along a circle, then, ये तो ठीक है, यानी अगर हम एक देखें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इनमें से क्या चीज सही है, इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, नहीं रहती है, क्योंकि हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदल रहा है और वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा, नो फोर्स एक्ट ऑन इट। सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि उस बॉडी के ऊपर हमेशा सेंटर की ओर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, जिसको सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कर रहे हैं, और जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर फोर्स भी लगेगा। न्यूटन के फार्मूले के अकॉर्डिंग F इक्वल टू m इंटू ए से जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वही फोर्स का भी डायरेक्शन हो जाएगा, और अगर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो फोर्स भी काम कर रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन, नो वर्क इज डन ऑन इट, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो कि वेलोसिटी के अलोंग है, ये दोनों बिल्कुल म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये वेक्टर डी का डायरेक्शन और ये वेक्टर एफ का डायरेक्शन, वर्क डन का फार्मूला है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, और बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 90, और कॉस 90 की वजह से ये पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। यानी सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से हर एक पॉइंट पर वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो नो वर्क इज डन ऑन इट, है ना। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल भी आपको पता होगा, ये कुली वाला, कि कुली जब अपने सिर पर कोई सामान लेकर के प्लेटफॉर्म पर चलता है, ऐसे प्लेटफॉर्म पर चलता है, तो इसका जब वर्क डन निकालते हैं तो वो भी क्या आता है, 0। क्यों, क्योंकि इस वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स mg है ना, ये F इक्वल टू mg, इसका डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये डिस्प्लेस कर रहा है किसमें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। F डॉट डी करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। और आगे क्या कह रहे थे कि नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन इट, ये तो सरासर गलत है, एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। 3 masses of 3 kilogram, 4 kilogram, 5 kilogram are acted upon by force minus 6 I cap Newton plus 6 J cap Newton plus 12 I cap Newton respectively। मतलब 3 मासेस दिया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और वो भी जीआईसी का, जीआईसी 2021 का जो एग्जाम हुआ जीआईसी प्रवक्ता का, ये उस एग्जाम का क्वेश्चन है। 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के 3 मासेस हैं। इस वाले मास के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है -6 I कैप न्यूटन। आप चाहे तो डायरेक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं। -6 I कैप मतलब एक्स डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट, यानी निगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और ये कितना, इसमें 6 J कैप यानी कि ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और इसमें कितना फोर्स लग रहा है 12 I कैप यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तीनों मासेस पता है और तीनों मासेस के ऊपर लगने वाला फोर्स भी पता है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या क्या गिवन है। ये है हमारा M1, ये है M2 और ये है M3, और उसके करस्पॉन्डिंग ये है हमारा F1 वेक्टर के साथ, और ये है हमारा F2 और ये है हमारा क्या F3, क्योंकि I कैप, J कैप और K कैप लगा तो ये वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखिए अभी हमने पीछे आपको एक फार्मूला बताया था कि इसको हम यूज करेंगे आगे, और फार्मूला क्या था कि वेक्टर RCM मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2। अगर 2 होते तो यहीं रुक जाते, लेकिन यहाँ 3 की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा M3 R3 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हुआ फार्मूला सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के लिए। अगर आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है तो इस फार्मूले को एक बार डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू t।
टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी टी जो यहाँ मिलेगा वो आपका बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मास तो एज इट इज रहेगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी बन जाएगी। इसी तरह से ये m2 और उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट प्लस m3 वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट और डिवाइडेड बाई टोटल मास यानी m1 प्लस m2 प्लस m3। ये देखिए फार्मूला आपका वेलोसिटी के फॉर्म में हो गया, ठीक है, पोजीशन के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में। एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हमें जो देगा वो हमारा फाइनल आंसर लाने के लिए रिक्वायर्ड फार्मूला बन जाएगा एक्सीलरेशन या फोर्स के फॉर्म में। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जो होता है वो एक्सीलरेशन हो जाता है। तो वेक्टर ए सी एम इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा m1 और ये बन जाएगा वेक्टर a1 और उसके बाद आएगा m2, उसके बाद आ जाएगा वेक्टर a2, ये हो जाएगा हमारा m3, उसके बाद हो जाएगा क्या वेक्टर a3 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब देखिए m1 a1 m2 a2 m3 a3 क्या इसका और इसका ये फार्मूला नहीं है? न्यूटन के फार्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है तो m इंटू वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर F हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर F1, ये वेक्टर F2 और ये वेक्टर F3 है ना, न्यूटन के फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया क्या, इसको हम यहां से लिख सकते हैं क्या, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 और अपान में m1 प्लस m2 प्लस m3। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के, जो कि हमें यहाँ निकालना था। तो बस F1 F2 F3 तीनों का वेक्टर सम करिए और अपान में सभी मासेस का सम कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो F1 कितना है -6 i कैप, F2 कितना है आपका, F2 है प्लस में 6 j कैप और F3 कितना है आपका प्लस में 12 i कैप और डिवाइडेड बाई ये 12 है और डिवाइडेड बाई तीनों मासेस का सम कर लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये 12 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पर -6 i कैप है और प्लस 12 i कैप है तो 12 माइनस 6 करेंगे 6 हो जाएगा और दोनों जगह से 6 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा यानी 6 i कैप प्लस 6 j कैप और अपान में ये 12 आ रहा है, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना i कैप प्लस j कैप अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा और इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना हो गया वहाँ से, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कहाँ, ये 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 रूट 2 और अपान में 2 तो कितना हो गया 1 अपान, ये हो जाएगा 1 अपान रूट 2, 1 अपान रूट 2 और रूट 2 की अगर हम वैल्यू देखें, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1.414 और देखिए ये 1.4 है और ये 1 है तो 1 टाइम्स तो जा नहीं सकता, 1 से कम जाएगा और इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा। आई थिंक ये डिवाइड करने के बाद 0.83 कुछ आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, 0.83 ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आपको कैलकुलेशन चेक करना होगा, बाकी हमने मेथड आपको बता दिया है। RCM को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, 4 और 3 7, 7 और 5 12, ये सही था। बाकी सभी फोर्सेस का सम तो -6 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 12 i कैप, तो 12 माइनस 6 करेंगे 6 हो जाएगा, 6 i कैप प्लस 6 j कैप बचेगा और अपान में 12 हो जाएगा और इसमें से 6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, i कैप प्लस j कैप अपान में 2। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें, मैग्नीट्यूड निकालें i कैप प्लस j कैप का, या तो i अपान 2 और j कैप अपान 2 करें तब भी हो जाएगा अंडर रूट में 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 4 यानी 2 अपान 4, 2 अपान 4 का मतलब 1 अपान 2, 1 अपान 2 का मतलब वही रूट 2। ठीक है, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आगे एक क्वेश्चन हम वेलोसिटी के ऊपर भी करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, लीनियर स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 18 मीटर इज गिवन बाई v इक्वल टू, ऐसा सेम क्वेश्चन पीछे एक कर चुके हैं, थोड़ा सा हिंट देते हैं। रेडियस दिया हुआ है कितना 18 मीटर, ठीक है ना, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, ये है 3t और उसके बाद एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सीलरेशन पता करना एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ भी जो वेलोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, इसका मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है
और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो दो तरह का एक्सिलरेशन होगा, एक होगा टेंजेंशियल जो कि dv/dt करने से आएगा, और एक होगा आपका सेंट्रीपेटल या रेडियल जिसका फार्मूला आपको पता है v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। और आपसे पूछ क्या रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सिलरेशन। अब देखिए यहां पर इन्होंने ये नहीं बोला कि आपको रेडियल एक्सिलरेशन निकालना, जो कि पिछले क्वेश्चन में था। रेडियल नहीं बोला इन्होंने, ना ही टेंजेंशियल बोला, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक्सिलरेशन बोला है। दैट मीन्स आपको इसका और इसका रिजल्टेंट एक्सिलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, ठीक है ना। और रिजल्टेंट तभी आएगा जब आपको ये दोनों पता होंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको टेंजेंशियल एक्सिलरेशन यहाँ से निकालना है, और इसके लिए v को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और AC आप निकाल लीजिए, चलिए मैं कर ही देता हूँ। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 18, और ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की अगर बात करें तो ओमेगा कैसे निकाल सकते हैं, ओमेगा नहीं, ये वाले फार्मूले को यूज करना पड़ेगा क्योंकि लीनियर वेलोसिटी v दिया हुआ है। तो v का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ से 3t का स्क्वायर यानी कि 9t स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई r की वैल्यू कितनी है 18, ठीक है ना। और ये हुआ आपका AC। अब चूंकि ये कह रहे थे कि एट t = 4 सेकेंड पर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो t = 4 यहाँ भी रखना पड़ेगा पहले तो ये हो गया 9, और ये t4 का स्क्वायर करेंगे 16, और अपान में कितना है ये 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 4 से नहीं, इसको आप करिए 9 से, ये हुआ 2, और इसको 2 से इससे काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूसरा आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस में AT स्क्वायर, ठीक है ना। पीछे हमने बताया कि बाकी टर्म 0 हो जाएगा 90 डिग्री होने की वजह से। तो यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और अगला हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 64 और 9 और 9 4 13 यानी कि 73, और अगर ये 73 है तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 9 का 81 होगा, यानी 8 और 9 के बीच में आंसर आएगा। 8 और 9 के बीच में तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर बी को जो है करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर कुछ 8 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, बट ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हुआ है तो यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, A bucket filled with water is revolved in a vertical circular path of radius 4 meter and water just does not fall down, ठीक है ना। ये सप्लीमेंट्री लेक्चर में डिटेल में हमने इसके बारे में बात की है कि अगर हम सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट को करा रहे हैं और ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा है कि एक बाल्टी है और इस बाल्टी के अंदर पानी भरा हुआ है और ये पानी गिर नहीं रहा है नीचे की तरफ, तो ऐसा ना हो कि यानी ये बाल्टी का जो पानी है वो नीचे ना गिरे, इसके लिए हमें एक मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी ही इसको देनी होगी। इतनी वेलोसिटी इसको देनी होगी कि सर्कुलर मोशन करने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इसको मिल सके, ठीक है। क्योंकि सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। F = यही ना फार्मूला mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। आप देखिए वेलोसिटी ज़्यादा रखेंगे तो F की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इतना हमें स्पीड इसको देना पड़ेगा कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स इसको मिल सके ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके। तो ये करें पानी नहीं गिर रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर तरीके से सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। तो आपको बताना है कि द मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ 1 रिवोल्यूशन, मैक्सिमम कितना टाइम लेगा ये एक चक्कर लगाने में। तो अगर हमें इसकी स्पीड पता हो कि ऐसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए कितनी इसकी स्पीड होनी चाहिए, मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, तो उस मिनिमम स्पीड की हेल्प से हम मैक्सिमम टाइम भी यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, इस मिनिमम वेलोसिटी का मिनिमम वेलोसिटी टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ध्यान रखिए इसको, इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। यानी इस वेलोसिटी से अगर कम वेलोसिटी हुई तो ये पानी नीचे गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। उल्टा बाल्टी में जो पानी है वो नीचे गिर जाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। तो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं, और इसका एक फार्मूला ही बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखें। ये फार्मूला क्या है क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए, √rg। ये मिनिमम वेलोसिटी है, बाकी इससे ज्यादा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं बल्कि VC इज ग्रेटर आर इक्वल टू √rg, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला है ना। मिनिमम इतना होना चाहिए, बाकी इससे ज्यादा भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी जो है ये
मतलब इतनी वेलोसिटी चाहिए। अगर हम ये लिख रहे हैं तो हमें क्रिटिकल नहीं लिखना चाहिए, तो हम सीधे सीधे अपने इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि मिनिमम जो वेलोसिटी है जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोल रहे हैं वो कितनी होती है, अंडर आर जी। ठीक, तो यहाँ से हम आर और जी से वीसी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ इस क्वेश्चन में आर की वैल्यू दी हुई है 4 मीटर, यहाँ पर 4 रख देंगे। और जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है, जी नहीं दिया हुआ है तो हम इसको 9.8 लेकर चल सकते हैं, 9.8 लेकर के। तो यहाँ से हमें v मिल गया। अब हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा। तो एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा तो पता नहीं है, लेकिन ओमेगा ये जो v पता है उससे हम ओमेगा निकाल सकते हैं। एक रिलेशन आपको याद होगा, v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v अपान में r। तो ओमेगा की जगह पर लिखेंगे कितना, ओमेगा की जगह पर लिखेंगे v अपान में r। तो v यहाँ रहेगा और r ऊपर चला जाएगा। और ये v का मतलब क्या, वही क्रिटिकल वेलोसिटी, जितनी वेलोसिटी से घूम रहा है। तो मिनिमम वेलोसिटी सर्कुलर मोशन के लिए vc हो गया। अब देखिए ये मिनिमम वेलोसिटी अगर हम क्रिटिकल वेलोसिटी ले रहे हैं तो टाइम जो है वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि एकदम उल्टा दिख रहा है, रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मिनिमम टाइम है सर्कुलर मोशन करने के लिए, पानी को नीचे न गिरने के लिए, यानी ये मैक्सिमम टाइम है। अब इसमें हमें r और vc की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है, हमें t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो vc की ये वैल्यू हमने निकाली है, r की जगह पर 4 रखिएगा, ये पूरा सॉल्व करिए, पाई वगैरह की वैल्यू रखिए, आपको इस क्वेश्चन का कोई एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन मुझे लग रहा है कि शायद ये ऑप्शन गलत है, बट एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा 4 सेकेंड। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा आप, पाई की वैल्यू और ये पूरी वैल्यू रखे, 4 पॉइंट समथिंग आता है, 0.2 करके ऐसा। ठीक है, इतना सेकेंड करके, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, टाइम टेकिंग है, बाकी आपको पता है कि कैलकुलेशन करना पड़ता है, डिवाइड है ना, मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो वो आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, two particles of equal masses are moving along the circular path of radii r1 and r2 of their centripetal forces are equal। सेंट्रीपेटल फोर्सेस इक्वल हैं, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2, है ना। अगर अभिकेंद्रीय बल आपस में बराबर हैं तो आप कह सकते हैं F1 बराबर F2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, इक्वल मासेस की दो पार्टिकल की बात हो रही है, यानी M1 इज इक्वल टू M2। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग अलॉन्ग दी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई। ठीक है, रेडियस अलग अलग है, R1 और R2 है, ऑफ देयर सेंट्रीपेटल फोर्सेस आर इक्वल, ये भी इक्वल हैं। देन द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड, यानी ω1 रेशियो ω2 पता करना है, ये पता करना है। कर सकते हैं इसको आराम से हम, सेंट्रीपेटल फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। दो अलग अलग केसेस में करना है, तो F1 इक्वल टू m1 r1 ω1 स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा F2 इज इक्वल टू m2 r2 ω2 स्क्वायर। रेशियो निकालना है, डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड जैसे ही करेंगे, और डिवाइड करने के बाद क्या होगा, वैसे भी आप देखिए रेशियो क्या निकालना है, बल्कि m1 और ये जो F1 और F2 हैं, ये क्वेश्चन में करें बराबर है, m1 और m2 भी आपस में बराबर है। तो अगर हम F1 और F2 वाली वैल्यू को आपस में इक्वल कर दें, ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को, तो m1 r1 ω1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 r2 ω2 स्क्वायर। ठीक है ना, हमने F1 और F2 को बराबर कर दिया, F1 और F2 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन में कह रहा है m1 और m2 भी बराबर है, तो इससे ये पूरा कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक, हमें ω1 और ω2 का रेशियो चाहिए, तो इसको इधर ले जाइए और r1 को उधर ले जाइए। तो ω1 स्क्वायर अपान ω2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 अपान मिलेगा r1, r2 अपान ये इधर जाके r1, और स्क्वायर रूट दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ω1 अपान ω2 इज इक्वल टू √r2 अपान r1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, √r2 अपान r1, यानी कि ऑप्शन नंबर, इसमें आपको देखना होगा √r2 अपान यहाँ r1 होगा, √r2 अपान r1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द पार्टिकल ऑफ मास कैपिटल M एंड स्मॉल m आर मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियाई कैपिटल R एंड स्मॉल r। इफ देयर टाइम पीरियड आर सेम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है कैपिटल M मास का और दूसरा है स्मॉल m मास का, और इसका रेडियस है, इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है कैपिटल R और इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है स्मॉल r। दोनों का टाइम पीरियड इक्वल है, मतलब आवर्तकाल एक चक्कर पूरा करने में जो समय लग रहा है वो बिल्कुल बराबर है, यानी t1 बराबर t2 है।
व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लीनियर वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटीज मतलब आप कह सकते हैं v1 अपान v2 का रेशियो, ये हमें पता करना है। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो t वाला फार्मूला हमें पहले यूज करना होगा। t इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, t इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, लेकिन ये फर्स्ट है तो 1, यहाँ पर सेकेंड है तो 2। ठीक है ना। अब देखिए ओमेगा की अगर हम बात करें, ओमेगा का फार्मूला क्या होता है, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। अगर हम बात करें तो v इक्वल टू, यहाँ से देखिए इस अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2। और फार्मूला आपको ये पता है v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा v अपान में r। तो ओमेगा 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, पहले वाले के लिए, पहले वाले का मास, सॉरी पहले वाले की वेलोसिटी v1 अपान में रेडियस कितना है पहले वाले का, कैपिटल R इज इक्वल टू, दूसरे वाले की अगर हम बात करें ओमेगा 2, ओमेगा 2 मतलब दूसरे वाले के केस में अगर वेलोसिटी की बात करें उसको हम v2 नाम दे रहे हैं, है ना, और इसका रेडियस कितना है स्मॉल r। तो हमें v1 अपान v2 मतलब बड़े वाले रेडियस और छोटे वाले रेडियस के जो लीनियर वेलोसिटीज हैं उनका रेशियो चाहिए, तो v1 अपान v2 निकालना होगा। v1 अपान v2 इज इक्वल टू कैपिटल R अपान स्मॉल r। चाहे आप इसको v1 अपान v2 कहते या फिर आप ऐसे कह लेते, v फॉर कैपिटल मास और v फॉर स्मॉल मास इज इक्वल टू कैपिटल R अपान स्मॉल r। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप ढूंढ लीजिए R रेशियो R, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए तो आसान है, बस आपको करना यही है कि हर एक फार्मूला आपको याद हो और उनको आपस में इंटर रिलेट आप कर पाएं, तो चीज़ें फिर निकल के आ ही जाएंगी। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और ठीक है देख लेते हैं। अ कार इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई 10 मीटर, यानी एक प्लेन में, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक कार जो है सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। सर्कुलर पाथ का रेडियस, अगर ये सर्कुलर पाथ है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है जो कि आपको वर्टिकल दिख रहा होगा, इसका जो रेडियस है वो 10 है और जो कार घूम रही है उस कार की स्पीड कितनी है, उस कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अ प्लम्ब थ्रेड इज सस्पेंडेड। प्लम्ब थ्रेड मतलब साहुल सूत्र बोलते हैं, मतलब एक धागे में यहाँ कोई एक मास हो, ऐसे कुछ, है ना, घर बनाते हुए आपने देखा होगा, है ना, जो साइज मिलाने के लिए साहुल सूत्र यूज करते हैं, ये प्लम्ब थ्रेड हो गया। इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ कार, कार की छत से इसको अंदर की तरफ लटकाया गया है। विद द हेल्प ऑफ अ रिजिड लाइट रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर, मतलब ऐसे जैसे अगर आप इमेजिन करें कार के अंदर, तो एक यहाँ पर ऐसे रॉड है, ये रॉड है लगभग 1 मीटर लंबा और उस रॉड से लटकाया गया है इस साहुल सूत्र को, इस चीज को ऐसे। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, द एंगल सबटेंडेड बाई द रॉड फ्रॉम द पाथ इज, ठीक है ना, पाथ इज, इसका मतलब ये कि ये जो रॉड है, इस रॉड का, अब जैसे देखिए क्या होगा कि जब ये कार आपकी सर्कुलर मोशन करेगी, ये कार जो सर्कुलर पाथ पर घूमेगी, तो ये जो साहुल सूत्र है ये ऐसे वर्टिकल नहीं रहेगा। अगर ये कार आपकी ऐसे सर्कुलर पाथ कर रही है, पे घूम रही है, तो ये जो साहुल सूत्र है वो यहां से ऐसे बेंड हो जाएगा बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लगेगा और ये सेंटर, अंदर वाले सेंटर की बजाय बाहर की तरफ ये जो है इतना कुछ एंगल बनाने लगेगी, ये एंगल है थीटा। और इस क्वेश्चन में आपसे यही एंगल थीटा पूछना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यही एंगल थीटा बताना है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट इसका फार्मूला याद कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका फार्मूला हम आपको बता दें, इसका फार्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। एक तो आप ये फार्मूला सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। दूसरा ये तरीका है कि अगर ये सपोज रॉड के साथ साहुल सूत्र ने यानी प्लम्ब थ्रेड ने कुछ थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो आपको पता है कि इस धागे में जब ये घूम रहा होगा तो इस धागे में एक टेंशन फोर्स इस तरफ काम करेगा और ये टेंशन फोर्स जब काम करेगा तो क्या होगा, इस टेंशन के हम 2 कंपोनेंट निकाल सकते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ध्यान दीजिए कि ये साहुल सूत्र जो है ये इस पॉइंट के चारों तरफ एज अ सर्कुलर मोशन यहाँ पर ये कर रहा है ना, ये ऐसे ऐसे मतलब कोनिकल पेंडुलम जैसे करता है, उस तरीके का ये डायग्राम यहाँ पर बनेगा ऐसे। तो ये अगर टी है तो ये, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है और एक स्लैंटिंग लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ऐसे 2 लाइनें हैं और एक लाइन ऐसे कट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और अगर ये टी है तो थीटा वाले डायरेक्शन में ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा ये टी साइन थीटा।
यहां से अगर हम देखें तो टी साइन थीटा का डायरेक्शन इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर है और ये एक टाइप का फोर्स है, और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर, ठीक है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। और दूसरा, ये जो फोर्स है ये एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट का जिसका मास स्मॉल m है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इसके वेट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम mg बोल सकते हैं। तो आप यहां से कर सकते हैं t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब इनको आप आपस में डिवाइड कर लीजिए, इससे कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा करेंगे टेन थीटा आ जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर और अपान में r और ये g, यही फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को आप ध्यान रखें, इसको आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। एक और जगह पर हम इस फार्मूले को यूज करते हैं, वो भी हम आपको बता दें। जब भी हम किसी सर्कुलर पाथ पर जा रहे होते किसी सड़क पर, और वो सड़क कुछ इस तरह से होती है कि सड़क का एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, मतलब काफी उठा हुआ है, सरफेस के साथ ये काफी उठा हुआ है, ये सड़क कुछ इस टाइप के ऐसे ऐसे ये बेंड है। तो हम जब ऐसे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो सड़क होता है वो बाहर की तरफ ये उठा हुआ होता है और अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, ठीक है ना। जब ये मुड़ा हुआ होता है, सर्कुलर अगर पाथ है तो ऐसा होता है। तो ऐसी जगहों पर भी ये कितने एंगल से ये उठा हुआ है, कितने, अगर हॉरिजॉन्टल से ये कितना ऊपर उठा हुआ है, ये थीटा एंगल हमें पता करना हो, और ये एच हो, ठीक है, ये एच हो और ये सड़क की चौड़ाई डी हो, तो फार्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपान डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी, ठीक है ना। एच अपान डी और वी स्क्वायर अपान आर जी, ये फार्मूला भी हम यूज करते हैं। आप सप्लीमेंट्री लेक्चर में इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन हमने करवाए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। उस चीज को हम यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम डेरिवेशन के साथ यहाँ आ सकते हैं। अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है आपको। v की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ कितना 10 मीटर, और क्या दिया हुआ है बस, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज करते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू कितना वी स्क्वायर और अपान में आर जी। और इस क्वेश्चन में इन्होंने नहीं दिया हुआ, लेकिन g की वैल्यू हम 10 यूज कर रहे हैं। तो वी स्क्वायर मतलब ये 10 का स्क्वायर यानी कि 100 अपान में r की वैल्यू कितनी 10, और g की वैल्यू इन्होंने नहीं दी है और यहाँ पर हम 10 रख रहे हैं g की वैल्यू, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि 1045, कंपेयर कर दीजिए, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीजीटी या टीजीटी किसी का। आप ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और सीधे सीधे आप इस फार्मूले को याद रखें, इसका आंसर आ जाएगा। इतना सब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे भी इस फार्मूले को आपको इस सड़क के केस में याद करना ही होता है कि मुड़ी हुई जो सड़क होती है कितना एंगल से उठी हुई है, वो पता करने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो टेन थीटा इक्वल टू एच अपान डी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। आगे बढ़ते हैं, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इन HCl मॉलिक्यूल द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एटम इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, क्लोरीन एटम इज 35.5 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं करना चाहिए, आप लोग इसको करेंगे। एक HCl मॉलिक्यूल की बात हो रही है, HCl मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ये हुआ आपका H और ये हुआ आपका Cl। अब इसमें कह क्या रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द एटम इज 1.27 एंगस्ट्रॉम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम, और कह रहे हैं कि इसका जो मास है वो इसके मास का 35.5 टाइम्स है। तो इसका कुछ मास आप ले लीजिएगा m2 और इसका कुछ मास ले लीजिएगा m1, और m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35.5 m1, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ मास निकालना है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए टारगेट है, होमवर्क है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप सबसे पहले क्या करिए, सप्लीमेंट्री लेक्चर जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास के ऊपर कई सारे क्वेश्चन डिटेल में, जिसमें हम कैलकुलेशन कर करके क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, उस सप्लीमेंट्री लेक्चर को आप देख लीजिएगा, थियरी को भी देख लीजिएगा और उसके न्यूमेरिकल वाले लेक्चर को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। सॉरी, एक्चुअल में सेंटर ऑफ मास का एक ही लेक्चर है जिसमें थियरी भी है और उसका न्यूमेरिकल भी है, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास को थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो आप सेंटर ऑफ मास के उस लेक्चर को देख लीजिए, तो इसका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा कभी भी, ठीक है। अगर इसको लगाने में दिक्कत आ रही, नहीं तो आप इसको समझ रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। एक को ओरिजिन पर मान लेना है, उसके बाद फार्मूला यूज कर लेना है, r इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2,
है ना, एक ओरिजिन मान लीजिएगा इसको, ये ओरिजिन। अब इसके बाद ये डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये m1 पता हो गया, ये m2 पता हो गया, और r1 यहाँ पर हो जाएगा 0, और r2 जो है ये पूरी डिस्टेंस हो गई, ये r2 हो गया। अब इसके बाद आप RCM का फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपान m1 प्लस m2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 20 पेज हो गए, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहे हैं कार हुज मास इज 100 किलोग्राम मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ ऑफ 20 मीटर रेडियस, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ कार एंड रोड इज 0.64, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी बाय विच कार कैन बी ड्रिवन विल बी, और जी की वैल्यू 10 यूज करनी। देखिए जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था ये बाल्टी वाला ना, बिल्कुल उसी का एक कर सकते हैं अल्टरनेट एक ये भी क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। बाल्टी वाले में आपने देखा कि पानी नीचे ना गिरे, इसके लिए इसकी एक कम से कम एक मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, जिस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। उसका फार्मूला VC इज इक्वल टू √RG। एक तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। दूसरा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए कि जब भी किसी सर्कुलर पाथ पर हम ऐसे मोशन करते हैं, मान लीजिए गाड़ी से हम जा रहे हैं और इस R रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर बिना फिसले हम आगे निकल जाएं, ऐसे बिना फिसले आगे निकल जाएं, इसलिए इसकी एक वेलोसिटी होती है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी। यहां देखिए मिनिमम वेलोसिटी है सर्कुलर मोशन के लिए, यहां एक मैक्सिमम वेलोसिटी डिसाइड है कि उससे ज़्यादा वेलोसिटी आपकी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बिना फिसले इस सर्कुलर पाथ को क्रॉस करना चाहते हैं तो इसकी एक मैक्सिमम वेलोसिटी फिक्स है, उससे ज़्यादा वेलोसिटी आपको नहीं करनी, नहीं तो आप फिसल के टेंजेंट के डायरेक्शन में बाहर चले जाएंगे। ठीक है ना, तो आप देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी टू क्रॉस अ सर्कुलर कॉर्नर, है ना, सर्कुलर टर्न विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और जो हमने आपको ऐप के ऊपर नोट्स प्रोवाइड किया उसमें इन दोनों पॉइंट्स को मेंशन किया, जरूर आप इसको ध्यान रखें। विदाउट स्लाइडिंग, इसका फार्मूला क्या है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है बिना स्लाइड किए यानी सेफ्टी के साथ, इसको आप यहां लिख सकते हैं सेफ। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इस सर्कुलर पाथ को क्रॉस करने के लिए क्या होती है, इसका फार्मूला होता है μRG। बस इतना ही फर्क है कि ये RG है और इसमें म्यू आ गया है। बट और एक चीज ध्यान रखना है, ये मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, ये मिनिमम वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखती है। ये मैक्सिमम वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करेगी, ये मिनिमम वेलोसिटी है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन करेगी। इसका नाम भी है क्रिटिकल वेलोसिटी, इसको क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे, और इसको हम कह सकते हैं मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी टू क्रॉस अ सर्कुलर पाथ विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, ये दोनों आज के लेक्चर के बहुत ही एक हॉट टॉपिक्स हैं, हॉट पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखें। और इसके ऊपर क्वेश्चन हमने बता दिया है, फार्मूला याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, इसका भी ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। देखिए म्यू की वैल्यू दी हुई है, ये म्यू की वैल्यू है, और आर मतलब रेडियस, और रेडियस है 20 मीटर, और जी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में कर रहे हैं 10 यूज करना है, तो कर लेते हैं। तो वी सेफ इज इक्वल टू, ये मैक्सिमम है बट हम इक्वल वाला केस लेके चल रहे हैं, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा, सॉरी ये सिंबल गलत है ना, ये मैक्सिमम है तो इसका मतलब लेस आर इक्वल टू, इससे कम रहेगा तब भी आराम से क्रॉस कर जाएंगे, और इसके बराबर रहेगा तब भी, है ना। और इसमें क्या था, इसमें ये था ऐसे, v इज ग्रेटर आर इक्वल टू, आप ये यूज कर सकते हैं, इसमें लेस आर इक्वल टू। ठीक, तो म्यू की वैल्यू रख लीजिए 0.64, और r की वैल्यू है 20, g की वैल्यू है 10, 10 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 0 को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये इसका हो जाएगा 8, और ये 2 है, 2 मतलब √2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें से कोई आंसर एक मिल जाएगा, और ये आंसर आता है कितना, 11.3 मीटर पर सेकेंड, है ना। 8 गुणे 1.414 करेंगे तो 11.3 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इसके पहले जो हमने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, ये भी एक काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ आज का ये जो क्लास है वो समाप्त हुआ, और अब बाकी हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से कहनी थी, जो मैं सोच रहा था कि लेक्चर के शुरुआत में ही बोल दें, लेकिन लेक्चर की पूरी एनर्जी जो है मिसमैनेज हो जाती है, इस वजह से हमने नहीं कहा। देखिए कभी कभी आपकी क्लासेस अगर अचानक से मतलब किसी दिन क्लास ना हो पाए या फिर डिले हो जाए, तो इस बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए, इसको थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है, जिसकी वजह से हर दिन ये लगता है कि शायद आज लेक्चर ना हो पाए या कुछ भी इशू हो जाए।
जैसे कल क्लास 12th की बैच का सबसे पहला लेक्चर होना था फाउंडेशन बैच का, बट पहले ही दिन वो क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसा मतलब मेंटल स्टेटस थोड़ा सा स्टेबल नहीं है। तो मैं ये श्योर नहीं रहता हूँ कि आज मैं क्लास पढ़ा पाऊँगा नहीं पढ़ा पाऊँगा, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्लासेस मेंटेन रहें, हर स्तर पे अपने हिसाब से कोशिश करूँगा। बट मैं इस चीज़ की श्योरिटी अभी आपको नहीं दे सकता हूँ कि आगे आने वाले कितने दिनों तक ये इस तरह की स्थिति बनी रहेगी, ठीक है ना। तो अगर आपकी कुछ क्लासेस को लेकर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो तो आप मैनेज करें किसी तरह से। बाकी आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह का कोई इशू ना आने पाए और क्लासेस आपकी जो है रेगुलर जिस तरह से जिस शेड्यूल पर चल रही हैं TTSS में 9 बजे वो क्लासेस आपकी चलती रहे, ठीक है। चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।